हेलो स्टूडेंट्स, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये वह क्वेश्चन है जो आपसे प्रीवियस ईयर जीपेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी उनके 2 सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम थर्ड सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन है जो आपके जीपेट एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। इससे पहले हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हैं वो सारे हमने कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए आज सेट 3 पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पूछा गया है आपसे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2014 जो जीपेट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन मैमल्स मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू इज। आपको पता है एडिपोज टिश्यूज क्या है? बेसिकली फैट का स्टोरेज हाउस है। हमारी बॉडी का जो फैट है ज्यादातर कहाँ पे स्टोर रहता है? हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर रहता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टाइप का फैट एडिपोज टिश्यू में होता है। अब मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब हम लोग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग पढ़ रहे थे और जहाँ पे मैंने लिपिड ट्रांसपोर्ट आपको बताया था पूरा कि किस तरीके से हमारी बॉडी में किस किस टाइप के हमारा फैट होता है और कैसे हमारा बेसिकली लिपोप्रोटीन्स फॉर्म होते हैं और पूरी बॉडी में आपका ये लिपोप्रोटीन ट्रेवल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिपिड अकेला ट्रेवल नहीं करता, वो हमेशा लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये जानिए कि हमसे क्या पूछा हुआ है कि एडिपोज टिश्यू में कौन सा फैट होता है। तो फैट जर्नली मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का फैट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है भाई? फर्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ फैट क्या है हमारा? ट्राइग्लिसराइड। और थर्ड क्या है आपका? फॉस्फोलिपिड। ये 3 फॉर्म में हमारा क्या रहता है? फैट रहता है बॉडी में। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि एडिपोज टिश्यू में किस फॉर्म में रहता है। तो अगर आपको पता है तो आप इजिली आंसर कर देंगे, इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर है ट्राइग्लिसराइड। हमेशा एडिपोज टिश्यूज में आपने पढ़ा है कि क्या होता है आपका? ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड इस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। आपकी ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है और उसमें फैटी एसिड्स अटैच्ड होते हैं, पता है ना? तो ये तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, टिप पे याद रहना चाहिए कि ट्राइग्लिसराइड होता है हमारे एडिपोज टिश्यूज में। इसके अलावा ये जो आपका देखो कोलेस्ट्रॉल, तो सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका कितना इंपॉर्टेंट है, आपका बाइल बनाने में काम आता है ना? और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल आपका जितने भी हमारे हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, जो स्टेरॉइडल हार्मोन है, तो उनकी बेसिक रिंग जो होती है आप देखोगे कि कोलेस्ट्रॉल की ही होती है ना? तो वहां पे ये काम आ जाता है हॉर्मोन्स को बनाने में। तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो फॉस्फोलिपिड, सबको पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है ना? तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ये ऑप्शंस में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपका इससे अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका दूसरे दोबारा से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? देखो ये जनरली फॉस्फोलिपिड्स की तरह ही होते हैं, बट इनमें वेरिएशन ये होता है कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है? हमारा ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, ठीक है, ग्लिसरॉल होता है। जबकि जो हमारा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होता है इसमें हमारा क्या होता है? स्फिंगोसीन। ये हमारा स्फिंगोसीन आपका बैकबोन होती है। तो बस इतना सा वेरिएशन है और ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है। ग्लिसरॉल आपको पता है 3 कार्बन वाला होता है। स्फिंगोसीन को अगर देखोगे तो 14 और 18 कार्बन का ये आपका स्ट्रक्चर बना होता है। तो ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना है, बट ध्यान में रखना है कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या है आपका? ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसीन आ जाता है। और जनरली ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहाँ पे आपका यूज होता है बॉडी में? आपकी माइलिन शीट बनाने में। माइलिन शीट सबको पता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं हम पढ़ते हैं ना, एक माइलिनेटेड होते हैं, एक नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो शीट होती है आपकी, जो कि फास्ट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो किसकी वजह से होती है आपकी? वो कौन बनाता है? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। तो आपको रोल पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में भी आ रहा है तो ये नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी तो ये सिंपल है, स्ट्रक्चर में देखो ग्लिसरॉल रहेगा,
फैटी एसिड रहेगा, फैटी एसिड रहता है, प्लस आपका फॉस्फेट ग्रुप रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज होती है, एक हेड ग्रुप बोलते हैं उसे, हेड ग्रुप। तो वो हेड ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, कोलिन हो सकता है, ठीक है। मेन जो हेड ग्रुप आपके आते हैं, कोलिन हो सकता है, इनोसिटॉल हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, हेड ग्रुप होते हैं जो हो सकते हैं। जबकि स्फिंगोसिन, इस वाले स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के केस में क्या होता है, ग्लिसरॉल के बदले स्फिंगोसिन है, बाकी सब ठीक एक जैसे ही रहेंगे। फैटी एसिड इसमें भी होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप इसमें भी होता है, और प्लस हेड ग्रुप इसमें भी होता है। लेकिन हेड ग्रुप इसमें ज्यादातर केसेस में आप देखोगे हेड ग्रुप कोलिन ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता, केवल कोलिन होगा, कोलिन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कोलिन इनोसिटॉल के बदले एक और इसमें मेंशन्ड है, वो याद ध्यान रख लो, इथेनोलामीन, ठीक है। ये हेड ग्रुप्स होते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री पार्ट हो गया, बट ये आपका तो राइट आंसर क्या है, ट्राइग्लिसराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया है 2018 जो आपका एग्जाम हुआ था जीपेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए हम सीक्वेंस से ना 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायूरेटिक्स से ही पूछे गए हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को साथ में करा रही हूँ ताकि आपका हमारा इजी हो कवर करने में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो डायूरेटिक्स से क्या आया है आपका, Which of the following is not true for furosemide? furosemide आपको पता है, ड्रग आपने पढ़ी है, डायूरेटिक है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं भाई, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जो आपका क्या करते हैं, बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, डायूरेसिस करवाते हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन को या यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं आप कह सकते हो। तो अभी देखेंगे हम कैसे काम करते हैं। देखो डायूरेटिक्स मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ाया हुआ है, तो आपको 1 बाय 1 मैंने हर किसी टाइप के डायूरेटिक्स के लिए अलग से लेक्चर बनाया था, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में उसके एडवर्स इफेक्ट सब कुछ आपको बताए हुए हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ऑप्शंस में आने से पहले ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है एडवर्स ड्रग इफेक्ट से रिलेटेड है, जो एडवर्स रिएक्शन होती है, साइड इफेक्ट बोल लीजिए। तो फ्यूरोसिमाइड के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई ये फ्यूरोसिमाइड है क्या। तो पहली पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन डायूरेटिक की बात हो रही है, क्योंकि फ्यूरोसिमाइड एक डायूरेटिक है। और कौन सा डायूरेटिक है भाई, ये लूप डायूरेटिक है, पढ़ाया है ना, लूप डायूरेटिक, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एक कॉमन सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं नेफ्रॉन का, सो दैट मैं वो 4-5 क्वेश्चन जब कराऊंगी तो मुझे बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो देखो बिल्कुल एक रफ डायग्राम हम बना के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये एक हमारा नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में आपको पता है यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है, जहां से आपका क्या होता है, ऐसे ब्लड की सप्लाई होती है। और ये ब्लड से ही जब यहाँ से ब्लड आता है तो वही फिल्टर होके हमारा यूरिन बनाता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है आपका, फिल्ट्रेशन का, बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन का, ब्लड को प्योर करने का, है ना। तो यहाँ से आपका ब्लड आया, ये बना। तो पार्ट्स देख लो फटाफट से, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये आपका क्या है, पूरा आपका क्या है, ये लूप ऑफ हेनले दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। पूरा ही लूप ऑफ हेनले है, मैंने थोड़ा सा ब्रॉड बना दिया क्योंकि यहाँ पे आयनिक मूवमेंट होता है। ये हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डीसीटी। ये भाई हमारी क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं जो निकली हुई हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको डायूरेटिक्स पढ़ाए थे, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हर किसी डायूरेटिक का अपना अपना मैकेनिज्म है। ये जो आपके पीसीटी में आपका बेसिकली, पीसीटी में कौन से डायूरेटिक काम करते हैं, हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे काम करते हैं। कहाँ करते हैं, पीसीटी पे काम करते हैं, जिसमें हमारी कौन कौन सी आ जाती है, एसिटाजोलामाइड आती है आपकी, ठीक है।
और भी बहुत सारे हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मेन जो टारगेट होता है वो पीसीटी होता है। क्यों? क्योंकि पीसीटी से ही हमारा क्या होता है, 90% जो बाइकार्ब है SCO3 नेगेटिव, वो कहां से रीएब्सॉर्ब होता है, आपका पीसीटी से रीएब्सॉर्ब होता है। तो अगर आपको चाहिए कि ये बाइकार्ब को आपको एब्सॉर्ब होने से रोकना है, आप चाह रहे हो कि ऊपर से फिल्टर होके जो बाइकार्ब अगर नीचे आया है, ये बाइकार्ब अगर नीचे आया है, तो आप चाह रहे हो कि ये पूरा एक्सक्रीट होके आपका बाहर चल जाए बॉडी से, तो आप क्या करोगे, पीसीटी में आपका बाइकार्ब से का जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है उसे आप रोकोगे। तो उसके लिए हमारे कौन सी ड्रग आती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या आता है, लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, और वो भी हम बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डिसेंडिंग है, नीचे को आ रहा है, ऊपर क्या हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे आपके कौन से काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं भाई हमारे लूप डायूरेटिक, जिनकी अभी हम बात करने जा रहे हैं। ये लूप डायूरेटिक जो है हमारे, वो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, जिसमें फ्यूरोसिमाइड है आपका, इसके अलावा हमारा इथाक्राइनिक एसिड भी इसी में आता है, टॉर्सिमाइड आता है, ठीक है, ब्यूमेटिनाइड आता है, तो वो सारे इसी में आएंगे। तो ये लूप डायूरेटिक लूप ऑफ हेनले में काम करते हैं, और किस में काम करते हैं, असेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 25% यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक सिम्पोर्टर होता है, ये भी देख लो क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सिम्पोर्टर होता है जिसके थ्रू हमारा सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम, ये सिम्पोर्टर का नाम होता है, जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है, और इसके थ्रू आपका सोडियम भी रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड में चला जाता है, क्लोराइड भी जाता है, पोटेशियम भी जाता है, और यहाँ पे लगभग 25% सोडियम पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है। और हाँ, यहाँ पे पीसीटी में आपका लगभग आपका 65% सोडियम या पोटेशियम आपका रीअब्सॉर्ब होता है, क्लोराइड आपका रीअब्सॉर्ब होता है, यहाँ पे 25% होता है। तो ये लूप ऑफ हेनले पे काम करने वाले जो लूप डायूरेटिक होंगे, वो क्या करेंगे, आपके इस पंप को इनहिबिट करेंगे। तो ये पंप अगर इनहिबिट होगा तो क्या होगा, जो भी ऊपर से आपका फिल्ट्रेट आ रहा है, उसमें जो सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे हुआ करता था, जो कि 25% है, खुद में एक अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, तो वो आपका नहीं होगा। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम आपका यूरिन में एक्सक्रीट होंगे, ठीक है। तो ये लूप डायूरेटिक करते हैं। और इसके अलावा डीसीटी की अगर मैं बात करूं, तो डीसीटी में भी यहाँ पे आपका क्या होता है, एक पंप होता है, कौन सा होता है भाई, सोडियम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। ये ऐसा सिम्पोर्ट है, सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोडियम भी ब्लड में जाएगा, क्लोराइड भी ब्लड में जाएगा इस पंप के थ्रू। तो हमारी एक ड्रग ऐसी है जो इस पे काम करती है, वो कौन सी है भाई, फटाफट से देख लो, इस पंप पे कौन सी ड्रग काम करती है हमारी, थर्ड डायूरेटिक है हमारे, कौन से, थायाजाइड। ये मैं क्यों करा रही हूँ अभी देखोगे आप, बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे आते हैं, वो एक रिवीजन टाइप आपका हो रहा है ये। तो ये थायाजाइड डायूरेटिक जब आप देते हो, तो थायाजाइड में डायूरेटिक आपके बेसिकली कौन से हैं आपके, जैसे क्लोरथायाजाइड है आपका, क्लोरथेलिडॉन है, ठीक है। तो ये आपकी जो ड्रग्स है, ये हमारी थायाजाइड डायूरेटिक्स में आती है। ये क्या करती है, डीसीटी पे काम करती है, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे, और कौन से पंप को इनहिबिट करती है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को, ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ लास्ट कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट में मैंने आपको बताया था दो टाइप की सेल्स होती है, प्रिंसिपल सेल और इंटरकेलेटेड सेल, है ना। तो प्रिंसिपल सेल में, ये जो मान लो ये एक प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल में हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, पंप होता है, उस पंप का, या आप कह सकते हो, यहाँ पे कर देती हूँ मैं से, है ना, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है। और साथ ही साथ ये ल्यूमिनल साइड में, इस साइड में आपका क्या होगा, सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स, साथ ही साथ आपका वाटर के भी चैनल्स होते हैं जिनसे वाटर मूव करता है। तो होता क्या है आपका, जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट में काम करती है वो कौन सी ड्रग होती है आपकी, एक तो आपकी हो गई सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, इनको बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो ड्रग काम करती है वो कौन सी होती है, मैं यहाँ से लगा रही हूँ इसे, ठीक है, जो यहाँ पे काम करती हैं, चलिए, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। अभी देखो इनसे कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स।
तो इसमें बेसिकली आपकी दो टाइप की आती हैं, एक तो आएंगी जो डायरेक्टली सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिनको हम बोलते हैं एमिलोराइड एंड ट्राइमटरीन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। ये डायरेक्टली सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरा आपकी जो एक ड्रग आती है आपकी एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। तो क्या होता है, देखो ये जो प्रिंसिपल सेल होती है ना, इसके अंदर हमारा एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और जब भी एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो पंप है ना, उसकी प्रोटीन्स को बनाना स्टार्ट कर देता है। ये जीन लेवल पे काम होता है। तो हमारे जीन्स में जो हमारा पर्टिकुलर जीन सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को बनाता है, ये उस जीन का एक्सप्रेशन कर देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बनेंगे। और आप सोचिए कि जितना ज्यादा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बनेंगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, सोडियम ब्लड में जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा। मतलब ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट दे देते हैं, तो जिससे आपका क्या होगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप नहीं बनेंगे, और अगर ये पंप नहीं बनेंगे तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डिटेल के लिए भाई वीडियो देखो, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा, और जिसने पढ़ा हुआ है वो इजिली समझ रहा होगा इन बातों को। तो चलिए, तो ये आपकी क्या है, क्लास ऑफ डायूरेटिक है। एक और बच गया आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक, वो भी मैं आपको बता देती हूँ भाई, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अब ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करते हैं, इसमें बेसिकली आते हैं आपके मैनिटॉल आता है, ठीक है। क्या करता है, देखो ऑस्मोटिक डायूरेटिक की खासियत होती है कि ये यहाँ से जैसे आपने उसे लिया, ऑस्मोटिक डायूरेटिक किसी को दिया, तो ये ब्लड में आराम से जाएगा, किडनी से पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है, बॉडी में कहीं पे भी इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फार्माकोलॉजिकली इनर्ट है, ठीक है, ये कुछ फर्क नहीं डालता। सिंपल आप इसे मैनिटॉल का अगर किसी को इंजेक्शन लगाया तो ब्लड से ट्रेवल करता हुआ किडनी से सारा का सारा फिल्टर हो जाएगा, और कहाँ आ जाएगा, हमारे ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा। अब बात यह है कि ट्यूब्यूल से भी इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज ट्यूब्यूल में आ गई है तो वो वापस ब्लड में भी जा सकती है रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू, लेकिन मैनिटॉल यानी कि जो हमारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक है उनका रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होता। अब वो करते क्या है, वो केवल क्या करते हैं, वो ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे, ट्यूब्यूल्स के अंदर जो हमारा फिल्ट्रेट है उसे कॉन्सेंट्रेट बना देंगे। सिंपल सी बात है, अभी तक डाइल्यूटेड था, जैसे मैनिटॉल आएगा तो वो क्या करेगा, अपना कुछ ना कुछ अपना जो उसका वेट है वो देगा ना, तो उसकी वजह से जो हमारा ये फिल्ट्रेट है, आप वही बात है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, पानी है, पानी में आप शुगर डाल रहे हो, तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड बनता चला जाएगा ना, सेम वही हो रहा है। फिल्ट्रेट था, ठीक था, डाइल्यूटेड था, ऊपर से मैनिटॉल ऐड होता जा रहा है, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो जब भी हमारा ये फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपका मैनिटॉल की ये प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, हमारा फिल्ट्रेट या यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका जो यहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेट है वो आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। यानी कि जो आप यही तो चाह रहे हो कि भाई जो ऊपर से फिल्टर हो गया है वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाए यूरिन में, तो वो यही करते हैं, वो केवल क्या करते हैं, अंदर जो ट्यूब्यूल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जो फिल्ट्रेट है उसे कॉन्सेंट्रेटेड बना देते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर जो आपका फिल्ट्रेट है वो आपका उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि वो ऑस्मोसिस को अपोज करेगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पे अब ओवरऑल होगा क्या कि यहाँ पे वाटर का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना, तो वाटर कम हो गया, जो आपका सॉलिड है वो बढ़ गया है। तो क्या होता है, जो आपका बाहर ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे भी जो ब्लड की सप्लाई है ना, यहाँ से भी वो वाटर को खींच के यहाँ ले आती है। समझ में आया, वाटर को ड्रे अपने साइड ड्रैग करेगा। और सेम यही मैंने मैनिटॉल का आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर किसी का बढ़ जाता है, ठीक है, क्रैनियल कैविटी में प्रेशर ज्यादा है, तो तब भी मैनिटॉल का यूज होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पे फ्लूइड ज्यादा है। तो जब हम मैनिटॉल देते हैं तो मैनिटॉल का काम है ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने का, तो वो जो क्रैनियल कैविटी में फ्लूइड भरा पड़ा है ना, उसे भी खींच के ले आता है। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम कर रहा है, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो जो बाहर जितना आपका फ्लूइड होगा भी ना, वो भी अंदर खींच के आएगा। अंदर वाले को तो वो जाने नहीं देगा, लेकिन जो बाहर है, जो कैपिलरीज में है आपका, उसे भी वो वाटर को अंदर ड्रैग करेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपका यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन हो जाएगा फ्लूइड का। समझ में आ रहा है, तो ये आपके 5 टाइप के टोटल डायूरेटिक्स होते हैं। अब हम यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं ना,
वो मेनली अब जो क्वेश्चंस आएंगे अब उसे समझना, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि ये कलेक्टिंग डक्ट के अलावा, कलेक्टिंग डक्ट में कौन काम करता है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। नाम से पता लग रहा है ये पोटेशियम को बचाते हैं। ये डायूरेटिक क्या करते हैं, पोटेशियम को बचाते हैं। क्यों, आपने देखा ना क्या हो रहा था, सोडियम जा रहा था लेकिन पोटेशियम अंदर आ रहा है, यानी कि पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो रहा है। लेकिन जब हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देते हैं तो क्या होता है, ये पंप नहीं बनता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा। तो ये जो डायूरेटिक होते हैं पोटेशियम को बचाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि केवल पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक ही ऐसे डायूरेटिक हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम नहीं होता है। बाकी जितने भी डायूरेटिक्स आपने पढ़े हैं हर किसी की वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। तो हाइपोकैलेमिया ध्यान में रखो कि हर किसी की वजह से होता है, केवल पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक को छोड़ के, ठीक है। ये भी मैंने पूरा बताया हुआ है आपको, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पे जहां पे ये लूप ऑफ हैनले में ये ट्रांसपोर्टर काम कर रहा है, जब ये सिम्पोर्टर काम करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये पोटेशियम बाहर आता है, तो मैंने बताया था इस पोटेशियम क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर जब आता है तो इसकी वजह से हमारा ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, इस इम्पोर्ट काम कर रहा है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है, ठीक है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका भी क्या होता है आपका, साथ ही साथ यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप आप कह रहे हो कि आपने अगर इस ट्रांसपोर्ट को रोका है लूप डायूरेटिक के थ्रू, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि लूप डायूरेटिक्स की वजह से हाइपोकैल्सीमिया भी होगा और हाइपोमैग्नीशियमिया भी होगा, दोनों ही का लेवल कम होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड, वही मैं इसलिए बता रही हूँ। और डीसीडी में ये और थायराइड के साथ ये ध्यान रखो कि थायराइड की वजह से मैग्नीशियम का लेवल तो कम होता है, सेम जैसे लूप के साथ होता है, मैग्नीशियम का लेवल इसकी वजह से भी कम होगा, लेकिन इसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, इसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखोगे, लूप डायूरेटिक्स की वजह से कैल्शियम भी कम होता है और मैग्नीशियम का लेवल भी कम होता है, लेकिन जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं इनकी वजह से केवल मैग्नीशियम का लेवल कम होता है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती हैं, क्यों बढ़ाती हैं, वो मैंने लेक्चर में डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे हम नहीं कर रहे। और दूसरी बात, थायराइड के साथ एक और बात आपको दिमाग में रखनी है कि थायराइड जो डायूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं आपके, ये हाइपरग्लाइसीमिया भी कॉज करते हैं, ये ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ाते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसके लिए बस थ्योरी पोस्टुलेटेड है कि भाई ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहां से यहां जितने भी डायूरेटिक है सारे पोटेशियम के लेवल को कम करते हैं, और पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है तो आपको याद हो तो इंसुलिन का रिलीज किसकी वजह से होता है, पोटेशियम चैनल ओपनिंग की वजह से ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पोटेशियम का लेवल कम होगा तो यानी कि इंसुलिन का रिलीज नहीं होगा, और इंसुलिन ही ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखो कि थायराइड डायूरेटिक्स की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हालांकि ग्लूकोज लेवल इनकी वजह से भी आपका हो सकता है, लेकिन इनके साथ ये इफेक्ट ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है, तो ज्यादा ध्यान रखो हाइपरग्लाइसीमिया किसकी वजह से हो रहा है, आपका थायराइड की वजह से हो रहा है। हाइपर यूरिसीमिया इन दोनों की वजह से होता है। लूप डायूरेटिक्स भी यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को आपका क्या करते हैं, कम करते हैं, तो ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, और ये भी यही करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही डायूरेटिक क्या करते हैं, जैसे यूरिक एसिड क्या करता है, यूरिक एसिड डायरेक्टली इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इसके यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू यूरिक एसिड सिक्रीट होता है। तो ये दोनों ही डायूरेटिक क्या करते हैं, इन ट्रांसपोर्टर को खुद यूज कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड ब्लड में ही रह जाता है, तो इसलिए ध्यान रखो कि इन दोनों की वजह से हाइपर यूरिसीमिया होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो मैंने सारे फैक्ट अब आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, ठीक है। और इसी के जैसे जितने भी क्वेश्चन है फटाफट से कवर करते हैं डायूरेटिक के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड यानी कि लूप ऑफ हैनले लूप डायूरेटिक्स की बात हो रही है, पहला तो पॉइंट ये ध्यान में रखो, अगर आपसे आप ड्रग के नाम, ये तो क्लासिफिकेशन से ही होगा भाई, है ना, अगर आपको क्या है क्लासिफिकेशन याद है तो आप आसानी से बता दोगे कि फ्यूरोसेमाइड बात कर रहे हैं तो लूप डायूरेटिक की बात हो रही है, और वो कैसे काम करते हैं वो आपके सामने है। चलिए
क्या क्या करते हैं, अब हमसे बोला है कि विच इज नॉट ट्रू, चलिए ढूंढते हैं। कॉज हाइपोकैलेमिया सही है, मैंने बताया पोटेशियम स्पेयरिंग के अलावा सारे के सारे पोटेशियम के लेवल को कम करते हैं, तो हाइपोकैलेमिया होता है। कॉज हाइपोयूरिसीमिया, यहीं पे गलत हो गया, अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि लूप डायूरेटिक और थायजाइड डायूरेटिक दोनों हमारे क्या करते हैं, यूरिक एसिड को सिक्रीट नहीं होने देते हैं और ब्लड में इसके लेवल को बढ़ाते हैं, तो ये हाइपर यूरिसीमिया करते हैं, ना कि हाइपो, तो ये गलत है। कॉज हाइपोमैग्नीसीमिया बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया था मैग्नीशियम के लेवल को कम करते हैं ये। एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, हालांकि सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सबके रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन इन्होंने स्पेशली सोडियम का डिस्कस किया है और मेंशन किया है, तो हाँ ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है, 25% सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ये रोकता है। तो यानी कि इसमें अगर राइट की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कॉज हाइपोयूरिसीमिया, ये हाइपर यूरिसीमिया करता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 जो जीपीटी एग्जाम था उसमें आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन अगेन रिलेटेड है विद डायूरेटिक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक कैन लीड टू, ठीक है, अगर आप ज्यादा डायूरेटिक्स का यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी। तो डायूरेटिक का काम क्या है, अभी हमने देखा कि ये यूरिन फॉर्मेशन को या यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपका यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए। तो अल्टीमेटली ये कब यूज होता है, डायूरेटिक का यूज कब करते हैं भाई, डायूरेटिक का यूज हम तब करते हैं जब हमें ब्लड के वॉल्यूम को कम करना पड़ता है, और कब हम चाहते हैं ब्लड का वॉल्यूम कम हो, जब बीपी बढ़ा हुआ है। अगर किसी का ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर उसका हाई हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई बीपी को रेगुलेट करने के लिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए और यहाँ पे फिल्टर हो और एक्सक्रीट होता जाए, सो दैट हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे, वो ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यानी कि ये बीपी को रेगुलेट करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज कर रहे हैं। तो अब आपको मैंने जब आपको देखो ऑप्शंस देख लो क्या दिया हुआ है, हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपरवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। शॉक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि शॉक होता क्या है, तो मैं इसे जर्नली एक डेफिनेशन से ही कवर करूंगी, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो जो शॉक होता है बेसिकली होता क्या है, यानी कि आपका क्या हो रहा है कि किसी भी वजह से आपका क्या हो रहा है, हार्ट या ब्लड वेसल, ये आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, और ये भी आपका बेसिकली इसमें हमें हमें क्या देखने को मिलता है कि कभी कभी शॉक किस वजह से होता है, आपका हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हार्ट में आ चुकी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मान लीजिए हार्ट में आपका क्या हुआ, इंफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में इंफेक्शन हो गया है, इंफ्रैक्शन की वजह से आपका क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में सॉरी ब्लॉकेज हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, और हार्ट प्रॉपर अगर उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब जो ब्लड वो पंप कर रहा है वो कम करेगा, अब अगर ब्लड कम पंप करेगा तो इसका मतलब हमारे ऑर्गन्स की नीड भी कम, जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है। तो ये पूरा आपका सीक्वेंस होता है। प्रॉब्लम या तो हार्ट से स्टार्ट हुई जैसे कि इस केस में हुई, या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी भी वजह से अगर आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, उसमें हम हार्ट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे हैं, हार्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन देखो हार्ट भी अपना काम तभी तो करेगा ना जब उसके पास प्रॉपर ब्लड आएगा, ऐसा तो है नहीं हार्ट खुद से ब्लड बना रहा है, हार्ट के पास पहले ब्लड आता है जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है, उसके बाद वो पंप करता है। अब मान लो हार्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारी ब्लड वेसल्स में आ रही है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो चुका है। अब ये सोचिए कि ब्लड का वॉल्यूम कैसे कम हुआ होगा जब हार्ट बिल्कुल ठीक है, हार्ट की कोई मिस्टेक नहीं है, अब ब्लड का वॉल्यूम कैसे कम हुआ, हो सकता है कि इंसान को कोई आपका हेमरेज हुआ हो, चोट लगी हो, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया हो, ब्लीडिंग हुई हो, तो उस केस में आपका क्या हो सकता है ना वॉल्यूम कम। सेप्सिस के केस में, बर्न के जो पेशेंट होते हैं, अगर किसी को बर्न हुआ है और वो भी
बहुत ज्यादा सीवियर हुआ है तो बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है ना। तो अगर किसी भी वजह से आपका फ्लूइड लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसकी वजह से हार्ट को कम ब्लड मिल रहा है, तो जितना कम उसे ब्लड मिलेगा भाई वो पंप भी तो उतना ही करेगा, तो जो कार्डियक आउटपुट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा हार्ट के बिल्कुल सही होते हुए भी। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम हार्ट से स्टार्ट होके ब्लड वेसल्स में भी आ सकती है और ब्लड वेसल्स से स्टार्ट होके हार्ट में भी जा सकती है, और इसी कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। तो शॉक अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कार्डियोजेनिक जो हार्ट की वजह से हुआ, जो मैंने अभी आपको इंफ्रैक्शन वाला केस बताया था, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज का केस बताया था। दूसरा मैंने आपको अभी बताया कि भाई ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, इसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक यानी कि वॉल्यूम कम हो गई है ब्लड की वॉल्यूम, इसकी वजह से जो आपका शॉक की सिचुएशन आई है वो हो गया आपका हाइपोवोलेमिक शॉक। इसके अलावा आपके ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी होते हैं जिसमें आपका जो पल्मोनरी सिस्टम आपका इन्वॉल्व होता है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा सेप्टिक शॉक भी होता है कि सेप्सिस हो गई है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके न्यूरोजेनिक होता है। तो इस तरीके के मैंने सारे शॉक, आपके टोटल 6 टाइप ऑफ शॉक्स हैं, वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में आपके साथ। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैंने इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, उसमें आप शॉक ढूंढ लीजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बात ये आ रही है कि अब मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो आपको बता दिया, तो अब आ जाओ, अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर डायूरेटिक को आप ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा बताओ। डायूरेटिक क्या कर रहे हैं, यूरिनेशन को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका यूरिन बन रही है और एक्सक्रीट हो रही है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, यानी कि हाइपोवोलेमिया, है ना, वॉल्यूम का कम होना। तो कौन सा शॉक होगा भाई, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में दिख रहा है आपको हाइपोवोलेमिक शॉक, यही आपका राइट आंसर होगा कि आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। डायूरेटिक यूज कर रहे हो ठीक है, जरूरत है तो यूज करना होगा, बहुत ज्यादा यूज करोगे तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी ब्लड की, और जिसकी वजह से सीधे फर्क किस पे पड़ेगा, आपका बॉडी पे। आपके हार्ट को कम ब्लड मिलेगा, हार्ट को कम ब्लड मिलेगा तो वो कम पंप करेगा, तो पूरा बॉडी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक हो गया, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ही होगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 2019 का जो जीपेट एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। और आपने एक और पैटर्न नोटिस किया होगा, अभी तक हमने जितने भी सेट्स कवर किए हैं तो आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन मान लो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पूछे गया है, तो जनरली आप देखोगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सेम पेपर में आए हैं। अगर क्वेश्चन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आपका पूछा गया किसी पेपर पे, तो उसी सिस्टम के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। तो मतलब यानी कि जो बना रहा है क्वेश्चन पेपर वो भी स्पेसिफिकली, ये भी आपका लक है कि आपका कौन सा, इसीलिए सारी चीजें पढ़नी जरूरी है कि अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, अभी 2019 में ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ही पूछे गए हैं। दूसरा, एएनएस को टच भी नहीं किया गया है, कुछ कुछ ऐसे आपके आपके ईयर में आप ऐसा भी देखोगे। ठीक है, तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना है। तो सारा चीजें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर एक किसी टॉपिक को छोड़ के चले जाओगे, सोचोगे कि भाई यहाँ डायूरेटिक्स में छोड़ देता हूँ या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम छोड़ देता हूँ, नहीं समझ में आता है, तो टोटली आपका हो सकता है आपको 4-5 क्वेश्चन का लॉस हो जाए, और जिसे आता है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हो ना इस बात को, तो किसी भी यूनिट को छोड़ना सही आइडिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आइडेंटिफाई ड्रग दैट कैन कॉज हाइपरयूरिसीमिया। क्या क्या बोल रहा है देखो, हाइपरयूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रही है, ठीक हो गया। टेंड टू रेज कैल्शियम, कैल्शियम के लेवल को भी बढ़ा रही है, ठीक, और मैग्नीशियम के लेवल को कम कर रही है। आपसे इस ड्रग को पहचानने को बोल रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि लूब डायूरेटिक और आपके थायजाइड डायूरेटिक दोनों के दोनों यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं, दोनों के दोनों मैग्नीशियम के लेवल को कम करते हैं, लेकिन
एक ऐसा है जो कैल्शियम के लेवल को कम करता है जो कि लूप डायूरेटिक है, और एक ऐसा है जो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, वो कौन है? थायजाइड। तो थायजाइड, ये कैल्शियम से आप अंदाजा लगाओगे, यहाँ पे जो आपका मेन जो टर्निंग पॉइंट है या डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो कैल्शियम है। कैल्शियम के लेवल को कौन बढ़ा रही है? कौन सी ऐसी ड्रग है, डायूरेटिक है, जो हाइपर कैल्सीमिया करती है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है? तो वो कौन सी है? आपकी थायजाइड। आ जाइए, थायजाइड समझ में आ गया कि ये तीनों फैक्टर्स थायजाइड के साथ हैं। तो ऑप्शन में देखो, एसिटाजोलामाइड कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये बाइकार्ब के रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है एसिटाजोलामाइड। मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। फ्यूरोसिमाइड लूप डायूरेटिक है। क्लोरथायाजाइड, नाम से ही पता चल रहा है थायजाइड थायजाइड डायूरेटिक है, तो राइट आंसर क्लोरथायाजाइड रहेगा। क्यों बताया था? ये समझ में आया? इतना सारा क्यों हम इतना डिस्कस कर रहे थे, समझ में आया? तो ये है। अब इसी तरीके से आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिमाग में बैठा हुआ है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2020 में, और अगेन ये क्वेश्चन डायूरेटिक से रिलेटेड है। और कौन से डायूरेटिक? ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जो कि क्या है? मैनिटॉल, है ना। तो देखो क्या क्वेश्चन, मैंने आपको सारी बातें बताई थी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक कैसे काम करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? आपका जितना लोगे सारा का सारा फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो फिल्ट्रेट है उसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है? आपका ऑस्मोसिस नहीं होती है, यानी कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो नहीं होगा। सारा का सारा वाटर जो नीचे आया है, सारा का सारा एक्सक्रीट होके कहाँ जाएगा? यूरिन में जाएगा। ठीक है, और बकाया ये क्या करते हैं? अगर बाहर जो ट्यूब्यूल्स में जो आपकी ब्लड सप्लाई हो रही है, तो ब्लड से भी वाटर को ड्रैग कर सकते हैं वाया ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ऊपर से तो जो आ रहा है, ब्लड से भी ये ले लेंगे। ठीक हो गया। तो अब देखो, मैंने इसके बारे में आपको जो जो पॉइंट बताए थे दिमाग में आपके होंगे, और वही है। देखो, सबसे पहली बात, दे अंडरगो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे डायूरेटिक्स होते हैं, ये इनर्ट है ना, तो ये जब आप लेते हो तब ये आपकी बॉडी में, ब्लड में कहीं ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जितना लिया है उतना पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा, ना ही ये ट्यूब्यूल से वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं जैसे कि ड्रग्स के साथ होता है ना, वापस से रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? आपके रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, यानी कि फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है इनके बारे में कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू इनका अब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता। दे आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, बिल्कुल सही बात है। कहीं पे कोई रिएक्शन शो नहीं करते, केवल इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये क्या करते हैं? जहां जाएंगे बल्क को बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड बनाएंगे सॉल्यूशन को, उसी प्रिंसिपल पे ये काम कर रहे हैं। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता बॉडी सिस्टम पे इनका। वैसे दे इनिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बिल्कुल गलत बात है भाई। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर तो एसिटाजोलामाइड है, पूरा उसका मैंने मैकेनिज्म आपको पढ़ाया हुआ है डिटेल में, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है इनके बारे में। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज से इनका कोई लेना देना नहीं है। दे फ्रीली फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलस, बिल्कुल सही बात है। जब ग्लोमेरुलस में ये आते हैं ब्लड के थ्रू, तो पूरी तरह से फिल्टर हो जाते हैं, कहीं इनके फिल्ट्रेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है। तो राइट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, तो यही थर्ड ऑप्शन है जो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे पूछा गया है 2014 जो जीपीटी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या बोल रहे हैं? देखो, विच डायूरेटिक कैन कॉज डिक्रीज इन इंसुलिन रिलीज, ये मैंने आपको बताया था अभी इंसुलिन वाला मैकेनिज्म पूरा जब इसे डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपसे क्या बोला था? देखो,
इंसुलिन के रिलीज के लिए मैंने क्या बोला था कि पोटेशियम बहुत जरूरी है ना। जो बीटा सेल में जब आपके पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जब ओपन होते हैं, तभी जाके सेल के अंदर डिपोलराइजेशन होता है और इंसुलिन रिलीज होता है। और इंसुलिन ही है जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है ना, जो आपका ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, कम करता है। ठीक है, ये बात मैंने बोली थी, यानी कि पोटेशियम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा। मैंने आपको क्या बोला था कि कलेक्टिंग डक्ट में काम करने वाला जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, उनको छोड़ के बाकी सारे पोटेशियम के लेवल को कम करते हैं, बोला था। लेकिन मैंने ये बोला था कि अगर इन सब में भी आप देखो, थायजाइड डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक, ऑस्मोटिक या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो सबसे ज्यादा जो आपका इंसुलिन रिलीज के साथ इंटरफेरेंस नोटेड हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? थायजाइड की वजह से। करते ये भी है, लूप डायूरेटिक्स भी आपके इंसुलिन के रिलीज को आपका कम करते हैं, लेकिन इनकी वजह से इतना आपका प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं देखा गया है। जब प्रैक्टिकल हुए होंगे, आपकी रिसर्च हुई, तो पता क्या चला कि थायजाइड के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा है, प्रोमिनेंट जो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसका हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा डायूरेटिक है जो इंसुलिन रिलीज को कम करता है, तो वो कौन सा है? थायजाइड। ठीक है, बताया था मैंने आपको। चलिए, अब आपके लिए टास्क बस इतना है कि इनमें से थायजाइड वाला पहचान लो, जो कि आप इजीली कर लोगे। क्लोरथायजाइड लिखा हुआ है, यही आपका थायजाइड डायूरेटिक है और यही आपका राइट ऑप्शन है। ट्राइमेटरीन क्या होता है? आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। तो पोटेशियम को तो ये बचाता है, तो इसकी वजह से तो होने के चांस रहे नहीं, है ना। ये बताया था मैंने, सोडियम चैनल ब्लॉकर है ये बेसिकली। इथाक्राइनिक एसिड आपका लूप डायूरेटिक है। एसिटाजोलामाइड आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो राइट आंसर हो गया क्लोरथायजाइड। तो समझ में आ गया क्यों इतना कुछ डिस्कस किया था हमने? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके डायूरेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी फिलहाल के लिए कवर हो गए हैं। चलिए, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2020 का जो जीपेट एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बेसिकली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिस्टोकेमिकल चेंज दैट ऑकर इन इंफ्रैक्शन ऑफ हार्ट। यानी कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब भी हार्ट में इंफ्रैक्शन होता है, इंफ्रैक्शन मतलब समझते हो ना, कि जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। जब भी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगी तो उससे क्या होगा? हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। जो हार्ट की मसल्स हैं, हमारी जो मेन सेल्स हैं मायोसाइट्स, उन्हें जब आपका ऑक्सीजन नहीं मिलती है, न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो डेड हो जाएगी। तो वहां पे हार्ट के उस पार्ट पे जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, एक स्कार बन जाता है, जो डेड टिश्यू मास बन जाता है, उसी को हम इंफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। और वो मास ऐसा होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो हार्ट का अगर वो इंफ्रैक्शन वेंट्रिकल में बन गया सपोज, तो वेंट्रिकल आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वेंट्रिकल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। और आप जानते हो, एक बार अगर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, तो वो उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी कॉन्सिक्वेंस होगा वो होगा हार्ट फेलियर, है ना। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। अब हम इसके हिस्टोकेमिकल उस पे जाते हैं कि जो इसका सिनेरियो है आपका टिश्यू लेवल पे। हिस्टो मींस टिश्यू, तो टिश्यू लेवल पे जो केमिकल चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमसे बात की जा रही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है तो हिस्टोकेमिकल कौन कौन से चेंज होते हैं, हमें वो इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो आसानी से हम जो नहीं होता है उसे हम पकड़ लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले समझो। अगर किसी इंसान को, मैं केवल स्टेप में समझा रही हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी इंसान को हुआ है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, तो इसका मतलब सीधे समझ में आ रहा है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में हुआ क्या होगा। हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज आई होगी, क्योंकि यही वो आर्टरी है जो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अभी ब्लॉकेज आ चुकी है। अब ब्लॉकेज की वजह से क्या होने वाला है, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा। सबसे पहली बात तो जो ऑक्सीजन है आपकी मायोसाइट्स में या फिर मायोकार्डियम में बोल दो, वो कम हो गई। ऑक्सीजन कम होगी तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन की वजह से ही, जब ऑक्सीजन जाएगी
तभी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करेगा और एटीपी मिलेगी, तो एटीपी भी नहीं मिलेगी। साफ बात है, आपकी जो सेल के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा। और आप जानते हैं अगर एटीपी फॉर्म नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? आपको पता है कि सेल्स में जो हमारे पंप होते हैं वो एटीपी ड्रिवन पंप होते हैं, है ना। उनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लाइक सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, वो एटीपी पे डिपेंड करता है। अगर एटीपी नहीं है तो वो पंप काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आपका इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आपका जो हमारे पंप है, स्पेशली सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप और इसकी तरह और भी पंप जो एटीपी डिपेंडेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब इन पंप के फेलियर की वजह से क्या होने वाला है, इस चीज को समझो। ये हमारी सेल है, सेल में आपका क्या है? इस तरीके से ये पंप है जिसके थ्रू सोडियम बाहर जाता है और इसके बदले में पोटेशियम अंदर आता है। अगर ये पंप फेल हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? सेल के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर क्या हुआ? सोडियम का लेवल बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, सोडियम का लेवल बढ़ गया सेल के अंदर। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? सोडियम का लेवल बढ़ने की वजह से हमारा जो सेल है ना, सेल में आपका, क्योंकि आप जानते हो हमारी जो सेल्स है वो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है, इनमें आपका डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता रहता है क्योंकि एक कंडक्शन सिस्टम है। हार्ट क्या है? आपका कंडक्शन का काम हो रहा है ना। हार्ट के जो हमारी, अगर हम वेंट्रिकल की भी अगर मैं सेल्स की बात करती हूँ तो वो भी अपने आप में क्या करती है? कंडक्शन करती है, तभी तो जाके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। ऐसे नोड से इंपल्स आती है, एट्रिया में जाती है, एवी नोड में जाती है, एवी नोड से पर्किंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस ट्रेवल करती हुई वेंट्रिकल की वॉल तक पहुंचती है। तो पूरा ही एक कंडक्शन सिस्टम है। तो क्या होगा? सोडियम का लेवल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? सेल के अंदर आपका परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन की स्टेट आ जाएगी। परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक आपका जो सेल है वो डीपोलराइज स्टेट में रहेगी। और जब भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर डीपोलराइजेशन परसिस्टेंट हो रहा है क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा है और सोडियम की वजह से ही आप जानते हो कि जो हमारे वेंट्रिकल की जो हमारी सेल्स हैं, बेसिकली जो वहां पे आपके, आप बोल सकते हो कंडक्टिंग सेल है, वो वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है? सोडियम की वजह से होता है। हालांकि कैल्शियम आपका फेज 4 देता है, लेकिन मेन जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो सोडियम है। तो परसिस्टेंट जब सेल के अंदर डिपोलराइजेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होने वाला है? अभी परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है आपका, जो ये सोडियम चैनल्स होते हैं ना, यहाँ पे हमारी क्या होते हैं? सोडियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन की वजह से जो हमारे सोडियम चैनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। यानी कि फर्दर, क्योंकि नहीं चाहिए ना हमें सोडियम बहुत ज्यादा है और फिर सोडियम को लेके हम क्या करेंगे? इन चैनल्स के थ्रू सोडियम अंदर एंट्री ले रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे इनका, है ना। तो ये चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन की वजह से जो ये एक्शन पोटेंशियल अंदर जनरेट हुआ है उसकी वजह से हमारे कैल्शियम चैनल, जो लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। अब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे यानी कि कैल्शियम सेल के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल जो है पहले भी ओपन होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पोटेंशियल है वो इन्हीं की वजह से आता है जो फेज 4 आती है। लेकिन ये परसिस्टेंट जो डिपोलराइजेशन हुआ ड्यू टू दिस पंप फेलियर, उसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल है, सोडियम चैनल तो ब्लॉक हुए लेकिन कैल्शियम चैनल ओपन ही रहते हैं और इनकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ जाता है। ठीक है, जो कैल्शियम इनफ्लक्स है यानी कि सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम अब आने लगेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट? देखो, कैल्शियम के ज्यादा होने की वजह से, थर्ड में स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ, कैल्शियम के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? ध्यान रखो कि सेल के अंदर हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइक दिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जैसे ही कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है ना सेल के अंदर, तो सबसे पहली बात तो क्या होगी? एक और बात ध्यान रखना कि हमारे सेल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें हमारा बहुत सारा कैल्शियम स्टोर्ड होता है। और हमेशा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है वो कैल्शियम इंड्यूस्ड ही होता है। जब सेल के अंदर कैल्शियम होगा तभी जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैल्शियम को रिलीज करता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज।
कैल्शियम ही कैल्शियम को रिलीज करवा रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी अपना कैल्शियम बाहर भेज देगा। तो उसकी वजह से बताओ कैल्शियम का कितना ओवरलोड हो जाएगा सेल के अंदर, समझ रहे हो? ये पॉइंट ध्यान रखना। तो अब जो वो कैल्शियम का ओवरलोड हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में पोर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सीधे सीधे मैं लिख देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कैल्शियम ओवरलोड की वजह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा। और जब भी माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो क्या होता है भाई, एटीपी बनाने का काम उसी का है, तो वो एटीपी तो पहले भी नहीं बन पा रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं बनेगी, है ना, खत्म होता चलेगा क्योंकि डैमेज हो चुका है। और क्या क्या चीजें होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने की वजह से क्या बनेगा, आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जानते हो ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी जनरेट करता है ना। जब वो एटीपी बनाता है तो साथ साथ में आरओएस भी बनता है। और अब जो कि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने लगा है, क्योंकि एकदम डैमेज तो हुआ नहीं होगा, पहले उसमें पोर फॉर्मेशन होती है, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती है। तो जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कुछ नहीं है, ये फ्री रेडिकल्स हैं। और ये सीधे सीधे हमारा क्या करेंगे, जो ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन में जाएंगे, इसके अंदर जो भी आपके कंपोनेंट है उन्हें डैमेज करेंगे, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, सेल इंजरी कॉज कर देंगे। ठीक है, ये सेल में क्या हो गई, आपकी इंजरी हो गई। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने की वजह से हमारा नेक्स्ट साइटोकाइंस भी आपके रिलीज होते हैं। और साइटोकाइंस के बारे में आपको सबको पता है कि साइटोकाइन जब भी रिलीज होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जब आपका स्वेल होता है और डैमेज होने लगता है, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, इन्फ्लामेशन के टाइम पे तो साइटोकाइन रिलीज होते ही है। तो ये इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जब रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, फर्दर जो टिश्यू इंजरी है, जो इन्फ्लामेशन है, उसे और भी ज्यादा वर्स्ट कर देते हैं, है ना। बाकी के न्यूट्रोफिल्स को बुलाएंगे, उनका माइग्रेशन कराएंगे, सारे जो हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स हैं फटाफट इस सेल के पास पे आएंगे और फिर ये सेल को इंगल्फ करेंगे और हो जाएगा सेल, यानी कि सेल डेथ हो गई। फाइनल जो स्टेप होगा वो सेल डेथ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो फाइनल स्टेप होगा आपका वो क्या होगा, सेल डेथ। तो ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के में होता है ये पूरा। और साथ ही साथ क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो एक और पॉइंट ध्यान में रखो, ऑक्सीजन सेल के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है तो सेल क्या करेगी, बताओ क्या करेगी, एरोबिक पाथवे नहीं चलेगा। आप कौन सा पाथवे चलेगा, एनारोबिक। आप जानते हैं कि सेल में अगर आपका ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारी सेल्स में जो ग्लूकोज से क्या बनने लगता है, हमारा लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा लैक्टिक एसिड लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से होगा लैक्टिक एसिडोसिस। ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिडोसिस होगी। और साथ ही साथ जब आपको पता है कि अगर कहीं पे इंफ्रैक्शन हुआ है, सपोज स्टार्टिंग में आ जाओ, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई है, तो क्या होगा, शुरुआत में क्या हुआ होगा, जो हार्ट की सेल्स हैं, स्पेशली जो मायोसाइट की हम बात कर रहे हैं, वहां पे आपका ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है तो अब आपका बॉडी ट्राई करेगी ना, सेल ट्राई करेगी कुछ ना कुछ तो हो जिसकी वजह से एनर्जी मिल सके, क्योंकि एटीपी नहीं बन पा रही है। तो अब क्या होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सेल में आपकी स्टोर्ड फॉर्म में भी एनर्जी होती है ना। हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारा क्या रहता है, शुगर आपका स्टोर रहता है। तो जब ऐसी जरूरत पड़ती है कि भाई अगर आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, आपका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो ब्लड का जो न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज तो वो मिल नहीं रहा है ना। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि ग्लूकोज से ही अल्टीमेटली ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, क्रैब्स साइकिल के थ्रू एटीपी मिलती है ना, यही तो होता है। तो ग्लूकोज जब आपको ब्लड से नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, जो हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना वो यूटिलाइज होने लगता है। यही तो काम होता है, स्टोरेज का काम क्या होता है कि जरूरत के टाइम पे उसका यूज हो सके। इसीलिए यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लो कि जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन उसमें डिप्लीशन आने लगेगा, यानी कि धीरे धीरे उसमें कमी आने लगेगी, क्योंकि जब ब्लड नहीं आ रहा है, फ्लो नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो जो स्टोर्ड है वही यूटिलाइज होगा, तो ग्लाइकोजन डिप्लीशन होने लगेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हिस्टोकेमिकल चेंजेस मैंने आपको बता दिए। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज इन सोडियम। क्या ऐसा हो रहा है, सोडियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है, सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, तो ये तो वही गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक आ गया।
यही गलत है, ठीक है। औरों को भी देख लेते हैं। ग्लाइकोजन डिप्लीशन, अभी मैंने आपको बताया ग्लाइकोजन डिप्लीशन तो होता है, बिल्कुल सही बात है, ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, अभी बताया था आपको कि कैल्शियम चैनल ओपन रहते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत ज्यादा अंदर आता है, बताया था ना, कैल्शियम की एंट्री होती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से कैल्शियम ओवरलोड होता है। इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा और जिसकी वजह से आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो अगर आपसे पूछा है कि कौन सा हिस्टोकेमिकल चेंज नहीं है, तो ये वही है, फर्स्ट डिक्रीज इन सोडियम, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, इंक्रीज इन सोडियम लेवल। समझ में आ गया, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है, केवल पहला वाला ही नहीं होता है, इंक्रीज इन सोडियम होता है, डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर कर लोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से ये टॉपिक भी कवर होता है आपका पूरा, ठीक है, जो हिस्टोकेमिकल चेंजेस हैं वो कवर होते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है अरिथमिया से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, ठीक है। तो आपसे पूछा है ड्रग यूज्ड इन वेंट्रिकल अरिथमिया इज, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शंस में आने से पहले पहले इस बात को समझो कि जो अरिथमिया है, मैंने आपको बताया था पहले भी, पहले सेट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं जहां मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। लेक्चर्स आप देख सकते हो, ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, ठीक है। तो जो वेंट्रिकुलर अरिथमिया, अरिथमिया मतलब क्या है, रिदम चेंज हो जाना, ठीक है। आपको पता है कि हार्ट का बीटिंग टाइम फिक्स है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 60 to 100 की रेंज दी हुई है कि 60 से 100 टाइम बीट्स पर मिनट आपका हार्ट बीट करना चाहिए, वो एक नॉर्मल रेंज मानी गई है, ठीक है। तो अगर इससे कम या इससे ज्यादा आपका हार्ट बीट कर रहा है 1 मिनट में, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, अरिथमिया है, ठीक है। उसका भी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि कितनी आपकी बीट्स आने पर किस टाइप का अरिथमिया होता है ना, एट्रियल अरिथमिया, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, पीएसवीटी, सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं केवल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती हूँ जिससे आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके। देखो सबसे पहले तो आपको एक्शन पोटेंशियल को जानना जरूरी है। जो मैंने, जब मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा रही थी, अरिथमिया पढ़ा रही थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अभी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम आपने, अगर मान लो मैंने कोई न्यूरोट्रांसमीटर वाला लेक्चर पढ़ाया, उसमें मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 दिखा दिया, तो बहुत बच्चों के कमेंट आए कि नो मैम ये तो -50 होता है, ये -90 होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट आए थे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब आपका सेल्स में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, सेल बिल्कुल रेस्टिंग फेज में है, बिल्कुल भी आयनिक मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, उस टाइम पे जो पोटेंशियल सेल का होता है वो अलग अलग होता है। न्यूरॉन्स के केस में वो पोटेंशियल अलग है, ठीक है। आपकी जो एसए नोड और एवी नोड है उनके केस में वो पोटेंशियल अलग है। और जो आपकी बाकी की सेल्स हैं, जैसे कार्डियक सेल्स हैं, हार्ट की जो सेल्स होती हैं, मायोसाइट्स जिन्हें बोलते हो, इसके अलावा जो हमारा बंडल ऑफ हिज है, पर्किंजे फाइबर है, इनके केस में वो पोटेंशियल अलग है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो हर टाइप का अलग अलग होता है, हर केस में आपको अलग अलग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ एसए नोड और एवी नोड, ठीक है, ये ऐसी सेल्स हैं जो जिनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है आपका, -60 मिलीवोल्ट होता है, यानी कि जब इनमें कोई इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही है, बिल्कुल रेस्टिंग फेज में है। अगर मैं ये एक इंपल्स ये बना रही हूं मैं, ठीक है, तो ऐसे नोड के केस में जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, ये कितना होगा आपका, इस चीज को समझो, ये कितना होगा आपका, यहाँ पे दे देते हैं इसे, ठीक है, ये होगा -60 मिलीवोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका वो इंपल्स यहाँ से बनना शुरू होगी, जब भी होगी यहाँ से शुरू होगी। जबकि अगर मैं कार्डियक मायोसाइट्स की बात करती हूँ या फिर मैंने पर्किंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस की बात की,
वहां पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है सेल्स का, जो वहां पे सेल्स हैं उनका पोटेंशियल जो होगा अगर आप देखोगे तो वो कितना है आपका -90 मिली वोल्ट है। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो इंपल्स जब जनरेट होगी उसे यहां से आपको जनरेट कराना पड़ेगा, यानी कि ये ज्यादा आपका नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे नोड और एवी नोड से इंपल्स फास्ट आपकी कंडक्ट होती है। ऐसे और एवी नोड से जब इंपल्स कंडक्शन होता है या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो बहुत जल्दी इंपल्स आ जाती है, बहुत जल्दी आपका ट्रांसफर होगा। जबकि और बाकी जो हमारा क्या है, जो वेंट्रिकल नहीं, इसमें सीधे हम लिख देते हैं कार्डियक सेल्स। जो हार्ट की जो सेल्स हैं, चाहे वो एट्रिया की हो, वेंट्रिकल की हो, या फिर आपकी बंडल ऑफ हिज है, आपका परकिंजे फाइबर्स हैं, इन सब के केस में आपका पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट रहता है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, ये क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत जरूरी है डिफरेंस समझना। ऐसे और एवी नोड के केस में क्या होता है आपका, सीधे आपकी क्या करेगी, पहले यहां से आपका इंपल्स यहां तक आएगी, ये आपकी आप 4 फेज मान लो, 4th फेज मान लो, 0 फेज मान लो, कुछ भी मान लो, और यहां पे पहुंच के, ठीक है, सबसे पहले कहां आई, -60 मिली वोल्ट पे थी ना, तो सबसे पहले ये यहां तक आई, सपोज यहां तक आ गई है। ठीक है, जैसे ही ये यहां तक पहुंची तो फिर एकदम से आपकी इस तरीके से इंपल्स आती है, ये है इसकी, ऐसे नोड और एवी नोड से इंपल्स ऐसे जनरेट होती है। तो जो ये हुआ ना, ये जो आपका जो फेज है, जो -60 से पॉजिटिव तक लाने में जितना इसको एफर्ट्स लगाने पड़े, किस आयंस की वजह की, कौन से आयंस होते हैं जिनकी वजह से आती है, ये आती है सोडियम आयंस की वजह से। और जो ये आ रही है ना, जो ये एक जो फर्स्ट फेज है जो एकदम से ओवरशूट कर गया, ये आती है कैल्शियम की वजह से। डिफरेंस है ना, न्यूरॉन्स में अलग पड़ा था, न्यूरॉन्स में क्या पड़ा था, ये वाली फेज आती है कैल्शियम की वजह से और ये सोडियम की वजह से। देखो ये डिफरेंस समझो। इसके बाद क्या होता है, ये जो आपकी नीचे को आया, सीधे यहां पहुंचा और सीधे नीचे गिरा, ये किसकी वजह से हुआ, पोटेशियम की वजह से। समझ में आया? ये ऐसे और एवी नोड में जो आपकी सेल्स है ना, उनमें जब इंपल्स जनरेट होती है तो उसके लिए ये आयंस रिस्पॉन्सिबल है। तो मेजर अगर आयन की मैं बात करूं जो एक्शन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोलोगे, जो डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सा है भाई मेजर, वो है कैल्शियम। मेजर की बात कर रही हूँ, जो मेजर एक्शन पोटेंशियल जिसका जनरेट कर पा रहा है, जिसकी वजह से। ठीक है, सोडियम तो इसे केवल बेस लाइन तक ला रहा है, लेकिन मेन कौन है ये जो इंपल्स दे रहा है, वो कैल्शियम है, और पोटेशियम रिपोलराइजेशन करवा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्डियक सेल्स की, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर, यानी कि ऐसे और एवी नोड को छोड़ के हार्ट की जितनी भी सेल्स है, वहां पे देखो क्या होता है, वहां पे भी यही होगा। सबसे पहले -90 मिलीवोल्ट से पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरफ लाया जाएगा। ठीक है, और जब ये इस जगह पे आ जाएगा तो उसके बाद आपका इस तरीके से आपकी इंपल्स जनरेट होने वाली है। जैसे आपका न्यूरॉन्स में होता है ना, सेम ये ऐसे ही काम करेगा, बस एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, उसे दिमाग में रखो। फिर क्या होगा, इस तरीके से नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। यही पढ़ रखा है ना आपने, यही पढ़ा है न्यूरॉन्स के केस में जब पढ़ाया था मैंने आपको। देखो तो अब यहाँ पे आयंस का देखो, ये जो फेज है ना, माइनस से पॉजिटिव यहां तक लाने के लिए, थ्रेशोल्ड तक लाने के लिए आपको जो आयन यहाँ पे लगा, जो आपका आप बोल सकते हो जो रिस्पॉन्सिबल आयन है, वो क्या है, आपका कैल्शियम है। ठीक है, इसके बाद यहां तक पहुंच गया, इसके बाद क्या होगा, अब थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, अब जो ये आपका मेन जो फेज आई है, जो आया है, वो डीपोलराइजेशन जो हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, सोडियम की वजह से हुआ है। सेम न्यूरॉन्स वाला ही केस है यहाँ पे। अब ऊपर जाने के बाद मैं क्या बताया था कि अब एकदम से जब यहाँ पे पहुंचता है ये इंपल्स, एकदम से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, पहले पोटेशियम ओपन होता है, जिसकी वजह से ये रिपोलराइज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये फेज किसकी वजह से आई, पोटेशियम की वजह से, जो नीचे को आ रही है इंपल्स। अब यहाँ पे पहुंचते ही हमारे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट्यू फेज आ रही है। कैल्शियम चैनल ट्राई करेंगे कि ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये इंपल्स नीचे ना जाए, तो कैल्शियम बढ़ा तो नहीं पाए, लेकिन कैल्शियम ने इसे बैलेंस करने की कोशिश की, और इस पॉइंट पे आके आप कैल्शियम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, एकदम से पोटेशियम चैनल ओपन हुए और ये जो आपका इंपल्स है सीधे नीचे गई। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ गई, यानी कि रिपोलराइजेशन हुआ। तो ये आपका कौन करवा रहा है, ये जो हुआ पूरा, ये किसने कराया, आपका
इन आयंस ने कराया। तो इस केस में जो आपका मेजर जो रोल है वो किसका है भाई, सोडियम का है। ठीक है, ये सोडियम जो है आयन वही है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका डीपोलराइजेशन करवा रहे हैं। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ड्रग को डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आता है इतना कॉन्सेप्ट, तो आगे की बात आप आसानी से समझने वाले हैं जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इवन आप इसमें इसको, हाँ, ये जो कैल्शियम वाला पॉइंट है ना, ये इसमें मत लिखो, ये न्यूरॉन्स के केस में होता है। ये जो हो रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी सोडियम की वजह से ही हो रहा है। तो मेजर आप कह सकते हैं कि सोडियम ही है यहाँ पे। ठीक है, और न्यूरॉन्स के केस में क्या होता है, ये जो है ये कैल्शियम की वजह से आता है, बाकी तो सब चीज सिमिलर है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब मैंने ये क्यों बताया इसे समझो। ठीक, एंटी अरिथमिक ड्रग की बात कर रहे हैं। एंटी अरिथमिक ड्रग मैंने आपको बताया था कि चार क्लास होती है। क्लास 1 में कौन आता है भाई, सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 2 में कौन आता है, बीटा ब्लॉकर। क्लास 3 में कौन आता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और क्लास 4 में कौन आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यही पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, ये आपको 4 क्लास मैंने बताई थी। अब देखो, अगर मान लो क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है कि ड्रग यूज्ड इन वेंट्रिकुलर अरिथमिया। प्रॉब्लम कहां पे है, वेंट्रिकल में है। ठीक है, जो हमारी वेंट्रिकल की जो सेल्स हैं वहां पे फायरिंग हो रही है। इस चीज को समझो। अगर एट्रियल अरिथमिया बोला होता तो यानी कि प्रॉब्लम किसकी है, एट्रियम की है। ठीक है, जो हमारे 4 चैम्बर है सबको पता है, अगर 2 में डिवाइड करें तो एट्रिया और वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आपकी एक प्रॉब्लम है कि एट्रिया में प्रॉब्लम हो रही है, एट्रियल अरिथमिया उसे बोलते हैं। जनरली एट्रियल जो अरिथमिया होता है, अगर किसी भी इंसान के एट्रिया में आपकी फायरिंग हो रही है, यानी कि एट्रियम की जो सेल्स हैं वो बहुत फास्ट फास्ट इंपल्स फायर कर रही हैं, तो ऐसे केस में सिम्टम्स नहीं आते। पर्सन को जैसे पाल्पिटेशन हो गया, डिजीनेस हो गया, एकदम से बेहोश हो जाना, सिनकोप की स्टेज में आ जाना, तो ये सारे साइंस ना आपके वेंट्रिकल अरिथमिया वाले पेशेंट्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वेंट्रिकल मैंने हमेशा बताया कि जो मेन है, अगर मेन वैसे बोला जाए ओवरऑल सारा हार्ट का जो ज्यादा प्रेशर होता है वो कौन झेल रहा होता है, हमारे वेंट्रिकल्स। क्योंकि अल्टीमेटली वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को एर्टा में भेजते हैं और पूरी बॉडी को ब्लड मिलता है। तो इसीलिए जो वेंट्रिकल अगर अरिथमिया किसी को हो रही है, कि वेंट्रिकल की जो सेल्स हैं, जो कार्डियक सेल्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया है, वहां पे इंपल्स बहुत ज्यादा जनरेट होने लगी हैं, तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मली अगर 60 to 100 टाइम्स कॉन्टैक्ट होता था, अब वो ज्यादा होने लगेगा, है ना। तो उसी को तो अरिथमिया बोलते हो। तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और वो ज्यादा सिम्टोमेटिक भी होता है, उसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर वो टाइमली आपने उसे वो नहीं करा तो वो कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, हार्ट बिल्कुल काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब देखो, ये मैं क्यों बता रही थी आपको, आपको पता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, वेंट्रिकल्स की सेल्स में आ रही है। ऐसे नोड या एवी नोड का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर ऐसे नोड ज्यादा फायर करने लगेगी, ज्यादा इंपल्स बनाएगी, तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो इंपल्स जानी कहाँ है, एट्रिया में जानी है, वेंट्रिकल में जानी है ना। लेकिन जो स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है, वेंट्रिकुलर सेल में है। ठीक है, तो अगर किसी को वेंट्रिकुलर अरिथमिया हुआ तो आप क्या ऐसे नोड की इंपल्स को ठीक करने की कोशिश करोगे, या ये कोशिश करोगे कि जो वेंट्रिकल की जो इंपल्सेज है, जो वेंट्रिकल की सेल्स से जो आपकी इंपल्स फायरिंग हो रही है, आप उसे रोको। ऑब्वियसली बात है, आप वेंट्रिकल पे काम करोगे। आप ऐसे और एवी नोड पे, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन में आप ड्रग उनके लिए भी दे सकते हो, लेकिन मेजर उस टाइम पे आपका फोकस क्या रहेगा कि मुझे किसी भी तरीके से वेंट्रिकल की सेल्स पे काम करना है, वेंट्रिकल की सेल्स को इंपल्स जनरेट करने से रोकना है। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो देखो, आपको पता है कि वेंट्रिकल की सेल यानी कि जो कार्डियक सेल है, कार्डियक सेल में जो मेन जो आपका आयन जो डीपोलराइजेशन करवा रहा है, इंपल्स जनरेट करवा रहा है, वो कौन है, सोडियम है। तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपको सोडियम चैनल को ब्लॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आपसे बोला होता कि यहाँ पे क्वेश्चन में होता कि एट्रियल अरिथमिया है, ठीक है, एट्रियल अरिथमिया है, तो उस केस में भी आप सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता कि आपका क्या है, ऐसे नोड या एवी नोड का इन्वॉल्वमेंट कुछ आपको बताया होता,
तो उस केस में आप क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे नोड और एवी नोड की इम्पल्स पे हमें काम करना है, तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि हम कैल्शियम चैनल को रोकें, है ना, कैल्शियम को ब्लॉक करें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ कि जो हमारा मेन जैसे वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, तो वहां पे हमें वेंट्रिकल्स की सेल्स पे काम करना है, यानी कि कार्डियक सेल्स पे काम करना है। या फिर अगर एवी नोड से आपको पता है इम्पल्स कौन लाता है, बंडल ऑफ हिज पर्किंजे फाइबर लाते हैं ना, अगर इनकी सेल्स को हम कहीं ना कहीं अगर इन्हें हम रोक लें, इम्पल्स को आगे बढ़ने से अगर हम रोक पाए, तो फिर हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में हमें मेन किस आयन को ब्लॉक करना होता है, सोडियम आयन को ब्लॉक करना होता है। ठीक है, अगर एट्रियल अरिथमिया आपसे पूछा होता, तो उस केस में भी आप सोडियम चैनल को ब्लॉक कराते और वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स को भी दे सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे नोड से इंपल्स बनती है, कहाँ जाती है, पहले एट्रिया में जाती है, पता है ना ये। तो यानी कि उन दोनों के बीच का टाइम गैप बिल्कुल कम है। ठीक है, जो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो ऐसे नोड से आने वाली इंपल्स से हो रहे हैं। ठीक है, और जबकि वेंट्रिकल का केस क्या होता है, ऐसे नोड से पहले एट्रिया में गया, फिर एवी नोड में गया, एवी नोड में वो इंपल्स कुछ टाइम ठहरती है, फिर एम्प्लीफिकेशन होता है और फाइनली पर्किंजे फाइबर से होते हुए वेंट्रिकल तक पहुंचती है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ऐसे नोड और एवी नोड पे काम करना इतना ज्यादा सही नहीं है ऑप्शन वेंट्रिकुलर अरिथमिया के केस में। जबकि एट्रियल के केस में क्या होता है, ऐसे नोड से डायरेक्ट इंपल्स एट्रिया में आ रही है, तो वहां पे हम ऐसे नोड और एवी नोड को टारगेट करते हैं, वहां पे हम कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कराते हैं। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराओगे, कहाँ कराओगे, एट्रियल अरिथमिया के केस में। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हो, लेकिन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अलावा जो मेन टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो। और साथ ही साथ आपको पता है कि हमारे जो मेन ऐसे नोड और एवी नोड को और कौन कंट्रोल करता है, हमारा एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, है ना। मैंने बताया था कि जब ये एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है और ये अपने बीटा 1 रिसेप्टर जो कि ऐसे नोड और एवी नोड में प्रेजेंट है, उनसे बाइंड होता है, तो एकदम से क्या होता है, आपका इंपल्स की फायरिंग होती है। बताया था, पढ़ रखा है, कंडक्शन को बढ़ाता है ना एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। तो उस केस में आप एट्रियल अरिथमिया के केस में आप क्या करोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो दोगे ही दोगे, क्यों दोगे बता दिया मैंने। साथ ही आप बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स भी ऐसे नोड और एवी नोड में जो बीटा 1 रिसेप्टर है उन्हें ब्लॉक करते हैं, तो वहां से इंपल्स नहीं बनेगी, तो एट्रिया में जो ये फायरिंग हो रही है इंपल्स की वो रुक जाएगी। समझ रहे हो। और वेंट्रिकल अरिथमिया के केस में हम इन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीटा ब्लॉकर दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो। वेंट्रिकुलर अरिथमिया एक बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो इमीडिएट रिस्पॉन्स वाली आपकी प्रॉब्लम है। आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते कि आप ऐसे और एवी नोड पे काम करोगे, आपको सीधे कहाँ काम करना पड़ेगा, वेंट्रिकुलर सेल पे काम करना पड़ेगा। और वेंट्रिकुलर सेल पे आप कहाँ पे, कौन सा आयन है जिस पे आप काम करोगे, सोडियम में। तो यानी कि अगर वेंट्रिकुलर अरिथमिया किसी को है, तो आप सोडियम चैनल ब्लॉकर दोगे। ठीक है, आ जाओ, अब इनमें से ढूंढ लो सॉरी सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है। डिल्टियाजम क्या है भाई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एस्मोलॉल बीटा ब्लॉकर है। वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। फ्लिकेनाइट क्या है आपका, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फ्लिकेनाइट। तो अगर किसी को वेंट्रिकुलर अरिथमिया है तो उसे क्या दोगे आप, फ्लिकेनाइट दोगे। और स्पेशली इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर किसी को स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है ना, कि अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आए हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सरकमवेंट जो हमारी अरिथमिया होती है, ठीक है, रीएंट्रेंटमेंट टाइप अरिथमिया मैंने आपको पढ़ाया था, तो ऐसे केस में हम सोडियम चैनल ब्लॉकर नहीं देते हैं। अगर वेंट्रिकुलर अरिथमिया है और साथ में कुछ इस हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वहां पे हम इन्हें नहीं यूज करते हैं। स्पेशली आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है और ज्यादा सिचुएशन को वर्स ये कर सकता है। बट हाल फिलहाल के लिए जान लो कि अगर एट्रियल आपका अरिथमिया है, एट्रिया में कुछ प्रॉब्लम है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर आप दे सकते हो। और अगर आपका वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, तो वहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का, क्योंकि यही आयन है जो कि डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा
चलिए, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन भी आपका 2014 में ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये लिपोप्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लिपोप्रोटीन विद फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड लोएस्ट ट्राइग्लिसराइड, टीजी मतलब ट्राइग्लिसराइड कंटेंट, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो लिपोप्रोटीन, बेसिकली मैंने बताया था कि जो लिपिड होता है हमारा, वो आपका ब्लड में लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ही रहता है ना, वो इंडिविजुअल नहीं रहता है। जो हमारा लिपिड होता है आपका बेसिकली वो एपोप्रोटीन के साथ कंबाइन होके लिपोप्रोटीन बनाता है और ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो आपका लिपोप्रोटीन बनता है वो मैंने आपको बताया था, पहले काइलोमाइक्रोन बनता है, फिर काइलोमाइक्रोन से आपका क्या बनता है, वीएलडीएल बनता है, वीएलडीएल से आईडीएल बनता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर उससे एलडीएल बनता है और फिर एचडीएल बनता है। ये पूरा सीक्वेंस, पूरा लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, ठीक है। जब हाइपोलिपिडेमिक ड्रग पढ़ रहे थे ना, उसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही आपको बताया था, पूरा मैंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको बताया था कि कैसे हमारा ये लिपोप्रोटीन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं और क्या क्या करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एचडीएल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है, एच फॉर हीरो बताया था। ये आपका अच्छा लिपोप्रोटीन होता है, यानी कि इसका लेवल आपका होना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को खींच के बाहर लाता है। तो आपको यही तो चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन हुआ है वो ना हो, तो टिश्यूज से बाहर निकालेगा। जबकि जो हमारा एलडीएल होता है आपका, ये बैड लिपोप्रोटीन होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है आपके टिश्यूज में, तो ये गलत है। तो अगर एलडीएल का लेवल ज्यादा आ रहा है तो इट मींस प्रॉब्लम है, ठीक है। उसकी वजह से आपको फिर फाइनल आगे चल के एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें उस लिपोप्रोटीन का पता लगाना है जिसमें ट्राइग्लिसराइड सबसे कम होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जिसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जनरली पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है जो हम परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जेल आपका है, जेल बेस होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि कितना वो जेल में कोई भी मॉलिक्यूल ट्रेवल कर पा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि अगर मान लीजिए जो पार्टिकल आप ले रहे हैं या जो आपने मान लीजिए जो टेस्ट करने के लिए आपने लिया हुआ है, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है, वो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना वो उतना फास्ट जेल में ट्रेवल करेगा, क्योंकि दूसरी साइड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, समझ रहे हो। ये आपकी पूरी प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट में आपका जेल बिछा हुआ है और इस तरीके से उसमें आपका क्या होते हैं, आपके स्पेस क्रिएट किए जाते हैं, होल बनाए जाते हैं, ठीक है, जेल में स्पेस बनाया जाता है। और इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आप अपने ये जितने भी आपके लिपोप्रोटीन है वो डाल देंगे। सपोज ये आपने क्या डाला, एलडीएल डाला, ये आपने एचडीएल डाला, ये आपने वीएलडीएल डाला और काइलोमाइक्रोन डाला, वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वीएलडीएल है, ये आपका एचडीएल है और ये आपका एलडीएल है, ठीक। ये आपने डाल दिया। अब क्या करोगे आप, ये पूरी जो प्लेट है ना, इसे क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करवाओगे। दूसरे साइड क्या होता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि इन तीनों में से जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना फास्ट इसमें ट्रेवल करेगा। तो क्या होता है देखो, इन तीनों में ही इंक्लूडिंग काइलोमाइक्रोन भी इसमें ऐड कर लो, जो हमारा ये एचडीएल है ना, ये क्या करता है, सबसे फास्ट आपका यहाँ पहुंचेगा, ट्रैवल करता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे ना, तो ये एचडीएल फास्ट यहाँ पे ट्रैवल करेगा, ये भी ट्रैवल करेंगे, लेकिन इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे फास्ट यहाँ पे कौन पहुंचेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, एचडीएल। तो ये किस चीज को बताता है, ये इस चीज को बताता है कि जो एचडीएल है, जो ये एचडीएल है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रो, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, हाईली नेगेटिव है। अगर इन चारों में कंपैरिजन करोगे तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसको समझे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, एचडीएल का साइज सबसे छोटा है, अगर सब में से, इन चारों में से कंपेयर करोगे ना, तो इसका साइज भी सबसे कम होता है, स्मॉल साइज का होता है एचडीएल, तो इसीलिए भी ये जल्दी यहां तक पहुंचता है। तो यानी कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइल होने के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है। पहला, जो जिसको आप टेस्ट कर रहे हो उसको नेगेटिव चार्ज कैरी करना चाहिए उसे अच्छा खासा,
और दूसरा उसका साइज कम होना चाहिए। जितना साइज कम होगा वो इस जेल प्लेट में आसानी से ट्रेवल करेगा। तो एक तो समझ में आ गया, फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एचडीएल की ही होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यही सही है। लेकिन दूसरे को भी समझ लो, लोएस्ट ट्राइग्लिसराइड कंटेंट, आपसे ये बोला जा रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड कंटेंट भी सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं ट्राइग्लिसराइड कंटेंट की बात करूं ना, तो सबसे कम एचडीएल का ही होता है, एचडीएल का सबसे कम रहेगा, एचडीएल से ज्यादा आपका एलडीएल का रहेगा, देन वीएलडीएल का रहेगा, और फिर सबसे ज्यादा किसका होता है, काइलोमाइक्रोन का होता है। ये हमारा ट्राइग्लिसराइड कंटेंट है, क्योंकि काइलोमाइक्रोन सबसे पहले बनता है, मैंने बताया था, इसमें से जो फैटी एसिड्स निकलते हैं फिर ये बनता है, और फैटी एसिड निकलते रहते हैं और ये बनता है लास्ट में, यानी कि फैटी एसिड निकल रहे हैं, इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड कंटेंट कम होते जा रहा है। ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या हैं आपके, क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड ही तो होते हैं, ग्लिसरॉल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो जितना फैटी एसिड निकलते जा रहा है, काइलोमाइक्रोन से कुछ फैटी एसिड निकले, वीएलडीएल बना, इससे एलडीएल बना, एचडीएल। तो ट्राइग्लिसराइड सबसे कम किस में होता है भाई, सबसे कम होता है एचडीएल में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, एचडीएल। एचडीएल की ही इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी सबसे ज्यादा है और इसका ट्राइग्लिसराइड कंटेंट भी सबसे कम है। दूसरी बात, इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्यों बोलते हैं, ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखो कि जो हमारा एचडीएल होता है ना, एचडीएल में हमारा जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा रहता है, और फैट का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। तो प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से ही, प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से ही इसका मास ज्यादा होता है, और मास ज्यादा होने की वजह से ही इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ध्यान रखोगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्यों इसे बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है फैट से ज्यादा, और प्रोटीन हैवी होते हैं। अगर फैट से कंपेयर करोगे तो प्रोटीन ज्यादा हैवी होते हैं, और यही कारण है कि एचडीएल ज्यादा की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑल दीज। समझ में आ गया, तो ये आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, आंसर नंबर बी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ये भी आपसे 2014 में ही पूछा गया। देखो कितने सारे क्वेश्चन आए 2014 के, ठीक है। तो क्या पूछा है, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर पहले तो समझ लो, ये केवल फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसे समझ लो पहले कि मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है। मीन मतलब होता है एवरेज, ठीक है, और आर्टेरियल प्रेशर मतलब जो आपके एओर्टा में, आपकी आर्टरीज में बेसिकली प्रेशर पड़ रहा है। तो होता क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर मतलब क्या होता है कि जब एक कार्डियक साइकिल चल रही होती है ना, हमें पता है एक कार्डियक साइकिल, जो पूरा साइकिल चलता है वो कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड की होती है, पढ़ी है ना पूरी कार्डियक साइकिल, ठीक है, जिसमें पहले क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और फिर ब्लड पंप हो जाता है, ठीक है, यही पढ़ा हुआ है आपने पूरी कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है। क्या होता है, पहले एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो जाता है। ये पूरी एक साइकिल होती है जो कि 0.8 सेकंड की होती है। तो इस पूरी साइकिल के दौरान जो आपकी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर था, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका जब एवरेज हम निकालते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो देखते हैं क्या वो प्रेशर होता है। तो जनरली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, मीन ब्लड प्रेशर अगर बोले, तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 70 to 100 mmHg, इतना प्रेशर होता है, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में। समझ में आ गया। तो अब कैसे आप इसको डिटरमाइन करते हो, जब हम बीपी नापते हैं, तो बीपी जब आप मीजर करते हो तो दो आपके ब्लड प्रेशर निकलते हैं, क्या निकलता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। जिस टाइम पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स पे आता है वो क्या है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जब आपका हार्ट काम करने के बाद रिलैक्स हो जाता है तो अब जो प्रेशर आपका आ रहा है वो आपका क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब आपने कभी स्पाइगमोमैनोमीटर से बीपी को मीजर किया होगा इन प्रैक्टिकल, तो आपने देखा होगा जब हम बीपी मेजर करते हैं तो एक पहले साउंड आना स्टार्ट होता है, वो हमारा क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है,
और जिस टाइम पे वो जो आवाज आनी बंद होती है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस चीज को बता रहा है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस चीज को बता रहा है कि हार्ट ने अपना काम कर दिया है, अब कॉन्ट्रैक्शन बंद हो चुके हैं। तो यानी कि जब एक पूरी कार्डियक साइकिल चलती है, यानी कि एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, यही तो होता है जनरली। अगर मैं ओवरऑल देखूं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड को पंप कर दिया, रिलैक्स हो गया, यही है पूरी एक कार्डियक साइकिल। ठीक है, उसके स्टेप्स अलग अलग है। तो इस टाइम पे जो आपका ब्लड प्रेशर है वही आपका मीन आर्टरियल प्रेशर है। तो इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, जब नॉर्मली भी आप ब्लड प्रेशर लेते हो तो क्या आता है आपका, एक तो आपका आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, ठीक है, और एक क्या आता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है ना। तो जो ये दोनों आपके निकल जाएंगे आराम से स्फैग्मोमेनोमीटर से, जहां पे आवाज आनी शुरू होगी वो आपका क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सपोज ये कितना है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, किसी का आया आपका 125 mmHg पे, आपका वो साउंड आनी स्टार्ट हो गई, यानी कि 125 mmHg उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 mmHg के अप्रॉक्स वो साउंड आनी बंद हो गई, यानी कि वो इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यानी कि जब इस इंसान का हार्ट रिलैक्स है तो कितना प्रेशर लग रहा है हमारी ब्लड वेसल्स पे, उसकी ब्लड वेसल्स पे 80 mmHg का प्रेशर लग रहा है। तो ये दोनों आपके निकल जाएंगे आसानी से स्फैग्मोमेनोमीटर से, आप देख सकते हो। और फिर आपने क्या करना है, इसे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना आया, ठीक है, कितना आया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इस इंसान की जो रीडिंग आपने ली है कितना आया है, 80 mmHg प्लस 1/3। अब ये पल्स प्रेशर दिया हुआ है। पल्स प्रेशर क्या होता है भाई, इसे अब पल्स प्रेशर की भी कभी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो पल्स प्रेशर क्या होता है आपका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसी को हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। जब सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को माइनस करते हो तो ये पल्स प्रेशर होता है। तो इसकी जगह पे ये भी दिया हो सकता है आपको, तो आप आसानी से अब यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो ना। 1/3 सिस्टोलिक की जगह क्या लिखोगे 125, डायस्टोलिक की जगह क्या लिखोगे 80, और इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो निकलेगा वही आपका क्या होगा, मीन आर्टरियल प्रेशर होगा। क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं दी है, वहां केवल आपसे फॉर्मूला पूछा गया था, तो फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो कि ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया मीन आर्टरियल प्रेशर किसे बोलते हैं। जब सिस्टोलिक डायस्टोलिक निकालने के बाद भी एक मीन निकाला जाता है, ठीक है। अगर किससे बोल दो कि इसका बीपी ये है, तो हम सीधे बोल देते हैं कि भाई 120/80 mmHg, ये तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जब आपसे मीन वैल्यू पूछी जाती है, यानी कि दोनों के बीच का एक एवरेज निकाल के दो आपसे बोला जाता है, तो फॉर्मूला आपका ये रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन याद रखोगे कि एक कार्डियक साइकिल में जो आपका प्रेशर आपकी वेसल्स पे हो रहा है उसका जो मीन है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन आर्टरियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद के क्वेश्चन हम सेट नंबर 4 में कवर करेंगे, ठीक है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।